हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश आर्मी वगैरह से हम लोगों को फ्री करने के लिए हमने एक एफर्ट किया और जिसको 1857 का रिवॉल्ट कहा गया। तो बेसिकली ये रिवॉल्ट क्यों हुआ, इस रिवॉल्ट के रीजंस क्यों थे, तो कुछ कॉजेज हैं रिवॉल्ट्स के। जैसे कि पहला रिवॉल्ट है कि पॉलिटिकल रीजंस है। तो 1857 से पहले लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी कहा जाता है जिसे। मेनली इस पॉलिसी में क्या था, उसमें रूल ये बनाया गया था कि किसी स्टेट में कोई राजा जो है, अगर कोई भी उस राजा की कोई भी लड़का नहीं है या कोई भी लड़की नहीं है, मतलब उसके बाद कोई भी उनका बेटा वगैरह कुछ नहीं है, राजा वाला बनने वाला कोई नहीं है, उनकी राजगद्दी संभालने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे राज्यों को ब्रिटिश जो है वो अपने स्टेट में मिला लेगी, उसपे ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाएगा पूरा पूरा। तो इस चीज से ये लोगों के बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ता चला गया। तो ये मेरा एक पॉइंट है कि 1857 में लड़ाई होने का एक मेन कारण ये भी है। उसके बाद अवध में जो हिंदू मुस्लिम्स वगैरह थे, ब्रिटिशर्स ने उनका ख्याल अच्छे से ही नहीं रखा और अवध को लेकर के ब्रिटिश ऑफिसर्स की पॉलिसीज क्लियर नहीं थी, तो इससे अवध वालों का गुस्सा और बढ़ता चला गया। रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, उससे पहले जो एम्परर थे, मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफर, पहले जो ब्रिटिश आर्मी वगैरह थी वो बहादुर शाह जफर को एम्परर नहीं समझते थे, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको कोई भी सम्राट नहीं समझता था। ये जो बात है, जो मिली दिल्ली में रहने वाले जो लोग थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन बहादुर शाह जफर जो थे वो उनके सम्राट थे, तो उनका रिस्पेक्ट होना जरूरी था। ब्रिटिशर्स जो थे उनने इनका कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया, तो उन लोगों को ब्रिटिशर्स का ये तरीका पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। देन उसके बाद मेन रीजन आता है कि सिविल वगैरह में, आर्मी में भी जो हाई पोस्ट हुआ करती थी या कोई भी हाई जॉब हुआ करती थी, उसमें इंडियंस लोग नौकरी नहीं कर सकते थे, उसमें सिर्फ ब्रिटिश लोग ही जा सकते थे। अगर कोई भी सिविल की पोस्ट है तो उसमें सिर्फ ब्रिटिश ही रह सकते थे, जो इंडियन लोग होते थे उनका सिलेक्शन नहीं होता था, ब्रिटिश का सिलेक्शन होता था। इंडियन जो थे वो बिल्कुल भी ऊपर की पोस्ट पे नहीं जा सकते थे, जो हाई क्लास पोस्ट होती थी वो उनपे नहीं जा सकते थे। तो इससे भी बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन फैला लोगों में कि इंडियन लोग जो थे वो बहुत अनसेटिस्फेक्शन हो गए थे इस चीज को लेके। तो नहीं लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उन्हें इक्वलिटी की नजर नहीं दे सकती थी बिल्कुल भी। तो ये भी मेनली एक कॉज है जिसके थ्रू 1857 का रिवॉल्ट हुआ। ये जितने भी रीजंस जो थे वो मेनली पॉलिटिकल रीजंस थे। तो नेक्स्ट रीजंस आता है 1857 में रिवॉल्ट होने का, वो आता है इकोनॉमिक रीजंस आते हैं। इकोनॉमिक में जो सबसे पहला कॉज आता है यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉटन इंडस्ट्री। टाइम पे जो इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, तो ब्रिटिशर्स वालों ने क्या किया, इस चीज को सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा पूरा। बेसिकली ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे आए थे सिर्फ रेवेन्यू कमाने के लिए आए थे, अपना पैसा कमाने के लिए आए थे, तो यहाँ के लोगों का भला करने के लिए नहीं आए थे। की सॉइल फर्टाइल थी, यहाँ की एग्रीकल्चर कंडीशन अच्छी थी, एटमॉस्फेरिक अच्छा था यहाँ पे, एग्रीकल्चर करने के लिए एनवायरमेंट अच्छा था यहाँ पे। तो उन्होंने वही रूल बनाया जो उनको सूट करते थे और वही रूल बनाया जिनको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो सके वहां पे और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सके यहाँ पे, और अब कलेक्ट करके अब पैसे जो है वो अपनी कंट्री ले जा सके। धीरे धीरे करके जो सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो सारी खत्म होती चली गई। उसके बाद ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का कंडीशन अच्छा है, बहुत टाइप की क्रॉपिंग की जा सकती है, बहुत टाइप्स की एग्रीकल्चर किया जा सकता है। यहाँ पे जो हम खेती करते थे, जो क्रॉप्स उगाते थे, उन्हें उन पे ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, कमर्शियल क्रॉप्स पे ध्यान दिया और ब्रिटिश वालों ने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। तब जो भी एग्रीकल्चर अनाज पैदा करने के लिए किया जाता था, फूड ग्रेन्स ग्रो करने के लिए किया जाता था, ब्रिटिशर्स ने उन एग्रीकल्चर को बिजनेस बना दिया और वो ऐसे क्रॉप्स क्रॉपिंग करने लगे जो वो डायरेक्ट सेल करके और पैसा कमा सके। जैसे शुगर केन है, कॉटन है, इंडिगो है, जो क्रॉप थी वो डायरेक्ट सेल किया करते थे और ज्यादा पैसे मिला करते थे उनको, लेकिन ये फूड ग्रेन्स में नहीं आते थे। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो व्हीट, राइस, मेज, मस्टर्ड ये सब उगाया करते थे, कि लोग मेनली फूड क्रॉप्स वगैरह उगाते थे और कुछ स्टॉक्स करते थे, कुछ बेचते थे। तो कमर्शलाइजेशन कर दिया, तो जितने भी सारे फार्मर्स थे वो अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में एक लेबर की तरह काम करने लगे और कम से कम पैसे में उनसे काम कराया जाता था। सारे एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। उसके बाद जो पीजेंट्स थे, वीवर्स थे, पर्सन्स थे, उन सबका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, मतलब उनको अपनी मर्जी से काम नहीं करने दिया जा सकता था। तो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह बोलते थे, वो उन्हीं का ही काम किया करते थे, जो लोग वो बोलते थे, जो वो चाहते थे वो इनसे काम करवाते थे और जो भी वो पेमेंट देना चाहती थी उतना ही पेमेंट इनको दिया करती थी। इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कराए जा सकते थे और इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत
बुरी होने लगी और खराब होने लगी, और ये लोग जो है वो घाटे में जाने लगे। नेक्स्ट यहाँ पे रीजन आता है मशीनरी प्रोडक्शन। तो मेनली इंडिया में जो था वो हैंडमेड प्रोडक्शन हुआ करता था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए तो वहां पे मेनली क्या मशीन्स वगैरह से प्रोडक्शन हुआ करता था। तो उनने जो प्रोडक्शन किया है वो यहाँ पे कर दिया, पूरा मशीन का काम कर दिया यहाँ पे भी इंडिया में। जब यहाँ पे मशीनों से प्रोडक्शन करना चालू हुआ तो बेसिकली यहाँ के लोगों को जो है वो मशीन से प्रोडक्शन करना नहीं आता था, कोई भी नॉलेज नहीं थी उनको। तो यहाँ पे जो सारे लेबर्स वगैरह थे जो भी काम करने वाले थे वो हो गए बेरोजगार, बहुत तरीके से यहाँ पे गरीबी फैल गई, तो लोग काम धंधा वगैरह जो था वो यहाँ से छिनने लगा। अब मिली जो ये सारे रीजंस थे वो थे इकोनॉमिक कॉजेज थे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉज आता है सोशल कॉज आता है। सोशल कॉज में आता है रिलीजियस कॉजेज आता है। इसमें मिली पहला आता है, पहला कॉज जो था वो मिली चार्टर एक्ट 1813 था। जब ये लॉ पास हुआ तो मेनली जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो इंडिया में आके क्रिश्चियनिटी का प्रसार करते थे। मतलब हिंदू को या मुस्लिम हो, कुछ कोई भी उनको क्रिश्चियंस वगैरह का, हिंदू वगैरह से क्रिश्चियंस बना देंगे लोग आके यहाँ पे। इससे मेनली कॉमन पीपल जो थे इंडिया के उनके अंदर डर बैठ गया। उसके बाद फिर आता है सोशल रिफॉर्म्स, जैसे कि सती प्रथा थी या विडो मैरिज था, उन सब को भी रोका। मेनली इसको हम और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि टेम्पल और मॉस्क्यू वगैरह में टैक्सेस वगैरह लगते थे। और कुछ मिलिट्री रीजंस भी थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध जो था तो उसको जब ब्रिटिशर्स ने अपने स्टेट में मिला लिया तो वहां के जो सोल्जर्स थे वो नाराज हो गए। के बाद अलाउंस नॉट पेड, और आर्मी में जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स वगैरह होते थे तो उनको तरह तरह के अलाउंस दिए जाते थे। मतलब अलाउंस मतलब भत्ता जो होता है, कोई भी स्पेशल सुविधाएं वो चीज नहीं मिलती थी उन आर्मीज वगैरह को। फिर उसके बाद रूल ऑफ सी ट्रेवल, तो मेनली यहाँ पे एक रूल पास किया कि कोई जो भी सोल्जर होता था उसको एक शपथ दिलवाई जाती थी कि अगर यहाँ पे कहीं भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है फाइट करने के लिए जाती है तो आपको वहां जाके फाइट करना पड़ेगा। पहले क्या था, बोट में बैठ करके सी ट्रेवल करके तो दूसरे देश में भी अटैक करना पड़ता है, तो इससे के सोल्जर्स वगैरह भी नाराज हो गए कि उन्हें सी पूरा पार करके और दूसरी स्टेट में अटैक नहीं करेंगे। तो ये सारे मेनली आते हैं हमारे रिलीजियस कॉजेज एंड मिलिट्री कॉजेज। उसके बाद आता है स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्ट और सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। सप्रेशन यहाँ पे मतलब कि किस तरीके से रिवॉल्ट को दबाया गया, किस तरीके से रिवॉल्ट को खत्म किया गया। और स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट मतलब कि रिवॉल्ट किस तरीके से फैला, पूरे इंडिया में रिवॉल्ट जो है वो किस तरीके से फैला। रिवॉल्ट मिली कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं कि हुआ क्या था। बैरकपुर में 34 रेजिमेंट की जो आर्मी थी मेरठ में, मिली वहां से मामला बिगड़ा था। हुआ क्या, जो राइफल वगैरह यूज करते थे ब्रिटिशर्स वगैरह में, आर्मी में जो सोल्जर्स में राइफल यूज किया करते थे, वहां पे राइफल्स जो है वो दूसरी हुआ करती थी। रॉयल इनफील्ड नाम की बंदूक आई, मतलब राइफल आई, तो उसमें जो गोली वगैरह यूज की जाती थी उस गोली में गाय और सुगर यानी काऊ और पिग की चर्बी लगी हुई होती थी। तब उसको लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था ताकि वो चला करती थी। तो गाय की चर्बी लगी थी तो उससे हिंदू नाराज हो गए, और जो सुगर की चर्बी लगी थी उससे मुसलमान नाराज हो गए। धीरे धीरे वहां के सैनिकों ने ये सोचा कि वो इस राइफल को यूज नहीं करेंगे, वो इस राइफल से गोलियां नहीं चलाएंगे, उनको कोई दूसरी राइफल दी जाए। इस बात पे जो ब्रिटिशर्स वाले ऑफिसर्स थे वो टाइट हो गए कि नहीं, चलाना है तो इसी का यूज कीजिए, आपको दूसरा नहीं दिया जाएगा। तो ब्रिटिश आर्मी ने इसको अपने ऑर्डर ना मानने जैसे समझा था, और उन्होंने देखा कि जो इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर्स का हुक्म नहीं मान रहे हैं, उनका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। तो जब ज्यादा प्रेशर बनाया गया तो 34 रेजिमेंट के मंगल पांडे ने उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया, और जो इस आर्मी के हेड थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो हेड थे, उन पे गोली चला दी और रिवॉल्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे रिवॉल्ट जो है वो हर जगह फैला। बैरकपुर के बाद मेरठ में जो सोल्जर्स वगैरह थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, मंगल के सोल्जर्स ने कर दिया, कानपुर के सोल्जर्स ने कर दिया। अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्मी के रेजिमेंट ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टेट जैसे कि बिहार, कानपुर, लखनऊ, अवध, तो हर स्टेट में जो है रिवॉल्ट फैलता चला गया धीरे धीरे करके। तो लखनऊ में जो रिवॉल्ट हुआ उसमें उनका लीडर बना दिया बेगम हजरत महल ने। मतलब मेनली उनको सारा काम दे दिया गया कि अगर वहां पे रिवॉल्ट होगा तो उसकी लीडरशिप आप करोगे, उस चीज को आप देखोगे। बिहार की बात करें तो बिहार में कुंवर सिंह, वहां का रिवॉल्ट का जिम्मा जो भी था जरा वो अपने ऊपर ले लिया। वहां के जो सरदार थे वो कुंवर सिंह थे। उसके बाद कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में नाना साहेब थे, उन्होंने वहां पे रिवॉल्ट लीडरशिप संभाला, रिवॉल्ट में इंडियंस की लीडर बन के लड़े। फिर अगर झांसी की बात करें तो झांसी में जो लीडरशिप थी, जो रिवॉल्ट संभालने का जिम्मा था, वो मिला था रानी लक्ष्मीबाई को। जैसे कि यहाँ पे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, कानपुर में रिवॉल्ट कर रहे थे नाना साहेब जो थे, बिहार ने कुंवर सिंह में रिवॉल्ट किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने रिवॉल्ट किया, और दिल्ली में खुद बहादुर शाह जफर इसको लीडिंग कर रहे थे, और भी कुछ स्टेटस यहाँ पे लीडरशिप बना दी गई थी। धीरे धीरे जो है वो रिवॉल्ट फैलने लगा और बहुत अच्छी तरीके से रिवॉल्ट जो है वो फैल गया।
अनफॉर्चुनेटली जो रिवॉल्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब हम अंग्रेजों को हरा नहीं पाए अच्छे से, और अंग्रेज जो थे वो इंडिया छोड़ करके नहीं गए। अब मेनली जो रिवॉल्ट हुआ है वो अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट, की रिवॉल्ट जो है वो क्यों दबा दिया गया, मतलब किस तरीके से दबा दिया गया था। जहां जहां रिवॉल्ट हुआ अंग्रेजों ने वहां आर्मी, अपनी आर्मी भेज करके रिवॉल्ट जो है वो कंट्रोल किया। कुछ जगह जो है ब्रिटिश आर्मी हार गई और कुछ जगह ब्रिटिश आर्मी जीत गई, और मेनली लास्ट में ब्रिटिश आर्मी हर जगह जीत गई। तो इंडियन लीडर्स थे जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडरशिप कर रहे थे, उनको पकड़ लिया गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ को जेल में डाल दिया गया, और धीरे धीरे सारा जो रिवॉल्ट था वो शांत हो गया और दब गया। मेनली एक दिन में नहीं हुआ था, कई साल लगे थे, 4 5 6 साल, बहुत टाइम लगा था इस चीज में, बहुत लंबा चला था, फिर उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद आती है ब्रिटिशर्स ने मेनली रिवॉल्ट को कंट्रोल तो कर लिया। अब ये रिवॉल्ट जो है वो फेल क्यों हुआ, जब ये रिवॉल्ट हुआ था तो पूरे इंडिया में क्या आग फैली हुई थी, लेकिन ये अनसक्सेसफुल क्यों हुआ ये था कि बहादुर शाह जफर ने, मेनली दिल्ली में प्लानिंग हुई थी कि 23 मई को एक ही साथ पूरे इंडिया में रिवॉल्ट होगा, तो ब्रिटिश आर्मी हर जगह तुरंत जा नहीं पाएगी और हम जीत जाएंगे और रिवॉल्ट करके ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मंगल पांडे वाली जो घटना हुई थी वो 10 मई को हो गई, वो टाइम से पहले ही घटना हो गई ये चीज की। तो लोगों की जो प्लानिंग थी 23 मई को पूरे इंडिया में रिवॉल्ट करने की, तो जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। यहाँ क्या पॉइंट्स आ गए, लेक ऑफ प्लानिंग, जो प्लान सोचा गया था वो नहीं हुआ। मेनली अगर वो प्लान एग्जीक्यूट होता जो सोचा गया था प्लान के हिसाब से, अगर वो काम होता तो रिवॉल्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन मंगल पांडे ने जल्दबाजी कर दी और पहले ही 10 मई को रिवॉल्ट कर दिया उनने। और जब तक बढ़ता तो उससे पहले ब्रिटिश आर्मी जो है वो सचेत हो चुकी थी, तो उनने वहीं के वहीं रोक लिया इस चीज को। तो नेक्स्ट आती है लेक ऑफ मिलिट्री। तो मेनली जो इंडियन सोल्जर्स थे उनमें स्किल्स की कमी थी। इंडियन आर्मी के पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी के पास जो मॉडर्न वेपन थे, एक गोला था, बारूद था, वेपन थी, तोपें थी। इंडियन सोल्जर्स के साथ ये मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, पुराने वेपन से लड़ा करते थे ये। तो ये भी मेनली एक प्रकार का रीजन है जिसके थ्रू फेल हुआ ये रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर उसके बाद है एटीट्यूड ऑफ रूलर्स। तो कुछ लोग जो थे इंडिया के, उनने क्या है रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया। उनने मेनली ब्रिटिश आर्मी की मदद की थी, उनने ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद की थी पूरी, जैसे कि सिंधियाना था, होलकर था, या ग्वालियर के सिंधिया घराने के थे। इन लोगों ने क्या किया, इंडियन लोगों के साथ मिलकर के लड़ाई नहीं की और ब्रिटिश आर्मी का साथ दिया। अपने लोग जब गद्दारी करने लगेंगे, अपने लोग ही अपने साथ नहीं होंगे, तो रिवॉल्ट का सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसके बाद लिमिटेड सपोर्ट, मतलब इनको लिमिटेड सपोर्ट मिला था। अगर कोई भी स्टेट में हो रहा था तो वहां पे तो सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अगर दूसरे स्टेट में जाना पड़ता तो वहां पे इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। मेरे जो कॉमन पीपल थे उन्हें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने तो अंग्रेजों के डर से सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे जो बिजनेसमैन वगैरह फैमिली है वो भी नहीं है। जो यंग स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश मीडियम